हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस ऑफ देश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 20 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की। रिसेंटली क्यों न्यूज में रहा? बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेड किया जाता है, उन्होंने नए जजेस के लिए नाम दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में किन जजेस को अपॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोलिजियम सिस्टम को समझना सभी एग्जाम्स के हिसाब से, सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो भी एनडीए सीडीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, और बाकी एग्जाम के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, किससे जुड़ा हुआ है। तो इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है कोलिजियम सिस्टम से जुड़ी हुई है, वो ये पता होनी चाहिए आप सभी को कि कोलिजियम सिस्टम का मतलब है कि इंडिया के अंदर एक जजेस की बॉडी होती है, यानी कि एक ऐसी संस्था है जिसमें जज ही बैठते हैं। इस संस्था के द्वारा कौन आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जज बनेंगे, उनके नामों को प्रस्तावित यानी कि उनके नामों पर डिस्कशन किया जाता है और उनको फाइनलाइज किया जाता है। इस सिस्टम को कोलिजियम सिस्टम कहा जाता है। नाउ इसका मतलब सीधे सीधे तौर पे ये है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर जज ही जज को अपॉइंट करते हैं। नाउ कोलिजियम सिस्टम जो है वो सीधे सीधे तौर पर इंडिया में जजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, सभी के जजेस को कोलिजियम सिस्टम द्वारा ही चयनित या फिर नियुक्त किया जाता है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है, ध्यान रखने वाली बात ये है, पहली बार जजेस ने इस बार 3 महिला जजों को प्रमोट करने का या फिर उनको जज बनाने का, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के बाद कही गई है, और ऐसा पहली बार हुआ है ऐसा। ठीक है, द कोलिजियम हैज फॉर द फर्स्ट टाइम इन वन सिंगल रेजोल्यूशन रिकमेंडेड 3 वुमेन जजेस. It has thus sent a strong signal in favor of representation of women in higher judicial. जो ऊपरी न्यायालय है उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ 3 जजों को नियुक्त किया, वो भी महिलाएं। ठीक है, बाकी 9 जजों का नाम एक साथ आना इंपॉर्टेंट रहेगा। टोटल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की संख्या 34 होती है, 33+1, जिसमें से सबसे सीनियर मेंबर या सबसे सीनियर जज जो होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसके अलावा बाकी सभी 33 जज जो हैं वो अन्य न्यायाधीश कहलाते हैं। इस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस दैट हैव इवॉल्व्ड थ्रू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज ये बात ध्यान रखिए, संविधान इस सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं करता। ये सिस्टम धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद ही बनाया गया है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अंदर कहीं भी वर्णित नहीं है या फिर इसके बारे में वहां पर कहीं भी चर्चा नहीं की गई। कैसे बना था ये सिस्टम, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जज केस हुआ था 1981। फर्स्ट जज केस हुआ था बेसिकली ये जानने के लिए कि जजेस को अपॉइंटमेंट कैसे किया जा सकता है उसके बारे में। तो इट डिक्लेयर्ड दैट प्राइमेसी ऑफ द सीजीआई's रिकमेंडेशन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कोजेंट रीजंस, यानी कि अगर ढंग के कोई कारण है उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सलाह को ठुकराया जा सकता है। बट मेजरली इन्होंने ये कहा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स यानी कि न्यायिक नियुक्तियों में चीफ जस्टिस यानी कि सीजीआई की सलाह को मानना हो। कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर पहला जज केस इस चीज से जुड़े हुए है कि उन्होंने कहा था पहली बार कि सभी जज जो है वो सीजीआई की सलाह पर, रिकमेंडेशन पर नियुक्त किए जाएंगे, और इस रिकमेंडेशन का मेजर तौर पे मतलब ये है कि एक तरीके से सलाह को मानना जरूरी होगा। सेकंड जज केस हुआ 1993 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम सिस्टम को शुरू किया कि कंसल्टेशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन यानी कि सलाह का मतलब है उसकी मनमर्जी होना चाहिए, मतलब उसकी इच्छा होनी चाहिए। यानी कि इससे पहले वाले केस में ये था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह को मना किया जा सकता है। 93 वाले केस के अंदर यह आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह को मना करना संभव नहीं होगा। It added that it was not CGI's individual opinion. उनकी सलाह उनकी अकेले की विचारधारा नहीं होगी, बट सभी जज के मिलकर विचार से बनी हुई विचारधारा होगी। कितने जजेस के? 3 जजेस के। तो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने कि ओपिनियन फॉर्म्ड इन कंसल्टेशन विद द 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कुल 3 जज, सबसे सीनियर 2 और एक चीफ जस्टिस मिलाकर सेकंड जज केस पारित किया गया। उसके बाद थर्ड जज केस 1993 जिसको कहा जाता है, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट्स रेफरेंस एक्सपेंडेड द कोलिजियम टू अ 5 मेंबर बॉडी कंप्राइजिंग द सीजीआई एंड 4 ऑफ द सीनियर मोस्ट। तो 1998 के केस में इसी 3 जज के मेंबर वाली बॉडी को बढ़ाकर 5 मेंबर की बॉडी बना दिया गया,
यानी कि आज की तारीख में कोलिजियम में 5 मेंबर होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके अन्य 4 साथी जो सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश या जज होते हैं, वो सब मिलकर कोलिजियम बनता है। The SC Collegium is headed by Chief Justice of India, comprising 4 other senior most judges in the court. ये बातें ध्यान होनी चाहिए आपको, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस रह सकते हैं। The High Court Collegium is led by its Chief Justice and 4 other senior most judges of that court. High Court Collegium में Chief Justice और उसके 4 senior judge मिलकर बनेंगे। Names recommended for appointment by the High Court Collegium reaches the government only after approval by the CJI and Supreme Court Collegium. एक तरीके से सरकार को हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना होता है जब, तो उसकी जो सिफारिशें होती है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह के बाद में लॉ मंत्री यानी कि कानून मंत्री को, लॉ मिनिस्टर को भेजी जाती है और वो फिर राष्ट्रपति को बोल के उस जज को या उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नियुक्त करवा सकते हैं। Judges of the higher judiciary are appointed only through the collegium system and the government has a role only after names have been decided by the collegium. सरकार का इसमें बहुत कम रोल होता है और जुडिशरी एक तरीके से जजेस को अपॉइंट करती है। The government's role is limited to getting an inquiry conducted by intelligence bureau if a lawyer is to be elevated to the judge in high court or supreme court. अगर किसी जज का नाम आ भी जाता है कि किसी जज को जज बनाया जा रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार के पास बहुत लिमिटेड पावर है कि वो उसके खिलाफ कोई जांच बैठा सकती है। ज्यादातर ये फैसले परमानेंट होते हैं। अगर सरकार इस फैसले से नाखुश है तो सरकार एक बार के लिए अपनी इस सिफारिश को सीजीआई की या कोलिजियम की सिफारिश को लौटा सकती है। अगर वो वापस लौटाने का फैसला करते हैं तो उस वाली कंडीशन के अंदर सीजीआई उनकी सिफारिश को माने या ना माने उनकी इच्छा पर है। अगर वही सीजीआई वापस से कोलिजियम द्वारा उसी नाम को फिर से भेजते हैं तो सरकार उस नाम को वापस से टाल नहीं सकती। यानी कि एक बार सिफारिश को लौटाने का अधिकार सरकार के पास होगा, दूसरी बार लौटा नहीं सकते, दूसरी बार उसी व्यक्ति को जज बनाना ही पड़ेगा। चलिए इसी के साथ में आगे बात करते हैं। वांचुआ फेस्टिवल क्या है? वांचुआ फेस्टिवल मनाया जाता है टीवा जनजाति या ट्राइब के द्वारा। ये मुख्य तौर से कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं असम के अंदर, मेघालय के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर और मणिपुर के अंदर ये जनजाति के लोग रहते हैं। इन्हीं को लालुंग भी कहा जाता है। तो ये वांचुआ फेस्टिवल जो है वो टीवा ट्राइब से जुड़ा हुआ है और ये रिसेंटली न्यूज में है। अगला इंपॉर्टेंट इवेंट है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेटिकल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। इसकी जो सेकंड बैठक है, सेकंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेटिकल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, ये कहाँ आयोजित कराई जाएगी? ये हैदराबाद में आयोजित कराई जाएगी इंडिया में 2022। जियोस्पेटिकल टेक्नोलॉजी क्या होती है? जियोस्पेटिकल टेक्नोलॉजीज का या जियोस्पेटिकल टेक्नोलॉजीज का मतलब होता है इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ मॉडर्न टूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू जियोग्राफिकल मैपिंग या जियोग्राफिक मैपिंग एंड एनालिसिस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमन सोसाइटीज। जियोग्राफी का एक टर्म है कि अर्थ की पूरी सरफेस के ऊपर जो संसाधन, रिसोर्सेज हैं, मैप्स हैं, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि शहर को बसना, उनको बसाना, उनकी प्लानिंग, ये सारी चीजें, पानी का बसाना, पानी का बहाव, ये सारी चीजों की स्टडी, ये सब जियोस्पेटियल या जियोस्पेटियल ट्रेनिंग या इंफॉर्मेशन के तौर पे जाना जाता है। तो इससे जुड़ी हुई जो कॉन्फ्रेंस है वो हैदराबाद में आयोजित कराई जाएगी। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।